दोस्तों नमस्कार। विश्व पुस्तक मेला 2024 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बनिका पब्लिकेशन के स्टॉल पे मैं वंदना गुप्ता जी की कहानी संग्रह रुद्राक्ष नीला है और समंदर काला पे संवाद करने जा रही हूँ। यह कहानियाँ उस तरह की कहानियाँ नहीं है। दरअसल इन 2 दशकों में जिस तरह से हिंदी कहानी में परिवर्तन आया है उसमें यह देखना बहुत मौजूद सवाल है कि कहानियाँ कैसे लिखी जा रही हैं और किस तरह से लिखी जा रही हैं, वो पाठकों के पास कैसे पहुंच रही हैं, उनकी संवेदना की अनुभूति जो है क्या क्षण करके उनके अनुभव जगत से आ रही है या कृत्रिम शैली में आ रही है। कहानियों का क्लेवर पूरी तरह से बदल गया है। वंदना गुप्ता जी ने अपने इस बदलते क्लेवर में 7 साल के सफर में एक नया उन्माद को छुआ है। इनकी कहानियां एक नए तरह की कहानियां हैं और मुझे उम्मीद है कि पाठक उस नए तरह के प्रतीकात्मक कहानियों से गुजरेंगे। जब मैं इस संग्रह को पढ़ती हूँ और पढ़ रही होती हूँ तब मैंने 2-3 जगह पर अपने आप को ठिठक करके रोका और वो था अधूरे खतों की मुकम्मल दास्तां। यह कहानी इतनी प्रतीकात्मक है कि आप उसको एक सांस में पढ़ तो जाएंगे लेकिन वो प्रतीक आपके दिमाग में हॉन्ट करेंगे। तो आइए, वंदना जी हमारे साथ हैं और हम उनसे इनके कहानी संग्रह के बरक्स सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि कहानियों के इस सफर को आप कैसे देखती हैं, आपके अपने खुद के सफर को कैसे देखती हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए कहानी का सफर एक सीढ़ी चढ़ के होता है। अब मैं ये सोच सकती हूँ कि मैंने अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। कहानियों में 2-3 तरह के जो बदलाव आए हैं उसमें मैं एक चीज देखती हूँ कि राजनीतिक कहानियां सब लोग उठाते हैं लेकिन प्रतीक को नहीं उठाते। आपने इसमें प्रतीकों का बहुत प्रयोग किया है। क्या सीधे तौर पे कहना ज्यादा सही होता है या प्रतीक को माध्यम बनाना ज्यादा मारक है? प्रतीक को माध्यम बनाना ही आज के समय की मांग है, जहां तक मैं समझती हूँ। क्योंकि अगर राजनीति है तो राजनीति में सबसे पहली जरूरत है कि हमें एक राइटर को तटस्थ होकर काम करना चाहिए, उसे किसी भी पक्ष का पैरोकार नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से कि मैं प्रतीकात्मक लिया है और जो आज राजनीति में हो रहा है उसको हमें पाठकों तक पहुंचाना है। अब आप सोचिए कि हमें कौन सी साइड रहना है, ये समझना जरूरी है पाठक के लिए कि मैं किधर रहूं, कौन सही है कौन गलत है। ये पाठक के ये जनता के विवेक पर है, पाठक के विवेक पर है, उस पर निर्भर करता है। तो मेरा काम था उन्हें दिखाना कि राजनीति में आज क्या हो रहा है। अब आप तय करें आपको कहाँ जाना है। आपने कुरुक्षेत्र को केंद्र में रखकर एक बड़ी खूबसूरत कहानी लिखी है, शून्य से एक का सफर। शीर्षक जितना खूबसूरत है कहानी का विषय भी उतना ही खूबसूरत है और इसमें मिथ और वर्तमान दोनों आता है। यह ख्याल कैसे आया आपको? ये मेरी अपनी यात्रा का भाग है। अरे वाह। मैं खुद कुरुक्षेत्र गई थी अभी 3 साल पहले। तो कुरुक्षेत्र की यात्रा में मैंने एक चीज अनुभव की जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव था। वो फिर एक कहानी ने अपना रूप अपने आप लिया, कहानी ने आकार अपने आप लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे जब उस भूमि पर कदम रखा और मैं वहां पे घूम रही थी तो मुझे मतलब एक अंदर से एक शांति मिलती है ना, उस शांति का अनुभव वाकई मैंने किया। जबकि कोई ऐसा नहीं था कि कोई धार्मिक उससे गई थी, ये यात्रा थी हमारी 3 सहेलियों की यात्रा ही थी। लेकिन उसमें अंदर से एक ऐसा ना जैसे चारों तरफ एक अलग ही ऑरा बन गया शांति आप आंतरिक प्रतिध्वनियों से प्रभावित होकर के इसको लिखे, वो प्रतिध्वनियां पाठकों तक पहुंच रही हैं और बड़ी गहराई से पहुंचनी जरूरी थी और वो पहुंची। तो मुझे लगता है कि ये मेरा लिखना उसमें संवेदना की जो एक सूक्ष्मता होनी चाहिए थी वो बहुत कमाल की है। बाल मनोविज्ञान को लेकर के आपके इस संग्रह में कई कहानियां हैं। आमतौर पे बाल मनोविज्ञान पे कहा जाता है कि बच्चों की कहानियां लिखी जानी चाहिए जैसे उनका मानसिक परिष्कार हो, लेकिन बड़े लोग जब बच्चों की शैली में न लिख करके एक परिष्कृत शैली में कहानी लिखते हैं तो उसमें बाल मनोविज्ञान को पिरोना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन आपके संग्रह में सुहानी और सोने का पेन, ये दोनों सीधे तौर पर बाल मनोविज्ञान पर है और उनके शोषण
मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण दोनों तरह। इन कहानियों को लिखने के दौरान आप किस परिस्थिति से गुजरी और क्या सोचकर आपने इसका चयन किया? देखिए, ये हमारे समाज में घटनाएं घटित हुई हैं और वो उसके सूत्र जब मेरे पास पहुंचे तो उनकी संवेदना ने मुझे अंदर तक हिला दिया। और उसमें ये और इन कहानियों को कोई ये नहीं है कि पहले जैसे पता चला और एकदम लिख दिया। इन्होंने मुझे काफी समय तक, कई वर्ष तक ये अंदर मुझे उद्वेलित करती रही। अब उसके बाद धीरे धीरे उस कहानी ने आकार लिया। जब उस बच्ची के, जैसे सुहानी है, सुहानी के साथ देखिए, सुहानी के साथ जो हो रहा है वो एक ऐसी चीज है कि जिसके उस शोषण को कहीं गिना नहीं जाता। एक बच्ची के साथ एक शोषण है, लेकिन वो मानसिक शोषण है। सबसे और उसको बुरी बात है कि परिवार के रिश्तेदारों के द्वारा हो रहा है, उसको सीधे तौर पे कोट तो किया जा रहा है, लेकिन इस माल मनोविज्ञान के थ्रू कोट नहीं किया गया है। इस कहानी के लिए मुझे लगता है कि लोगों को इसको सबसे ज्यादा पढ़ करके सोचना चाहिए कि हमारे घर में अगर कोई बच्चा अचानक से खामोश हुआ है तो उसकी खामोशी के पीछे की वजह क्या है। ये कहानी इस बात को बहुत बारीकी से उठाती है और इस गंभीर पक्ष पर अक्सर मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स का ध्यान नहीं जाता है, कमोबेश नहीं जाता, लेकिन आपका गया, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देती हूं। मुझे उसकी संवेदना ने बहुत स्पर्श किया और इसी प्रकार सोने के पेन का हुआ, वो कहानी भी मुझ तक पहुंची। और जब मेरे पास कहानी पहुंची कि किसी और रूप में, लेकिन जैसे मुझे उसमें कहानी में उस बच्ची का मनोविज्ञान दिखाई दिया। कहानी का कुछ और था कि उन्होंने चुरा लिया, कर लिया, मेरा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, लेकिन मेरे पास पहुंची उस बच्ची की कि वो क्या फील कर रही थी, उसकी पीड़ा मेरे को अंदर तक छू गई और मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत कुछ कह रही है मुझे। फिर उस कहानी ने अपने आप आकार लिया। आप बहुत पढ़ती भी हैं, मैं आपकी कहानी से थोड़ा अलग पूछती हूँ कि पढ़ना और लिखना दो समानांतर क्रिया नहीं है, दोनों अलग प्रक्रिया है। एक में आनंद की अनुभूति होती है और दूसरे में कई बार आनंदार्थी रेख में हम लिख तो रहे होते हैं, लेकिन हम एक पीड़ा में चले जाते हैं, एक डायलामा में चले जाते हैं, एक ट्रॉमा से गुजरने लगते हैं। दोनों के बीच में इन दिनों आपने बहुत पढ़ा है, जितना कि मैंने देखा है, मिथकों को भी पढ़ा आपने, पॉलिटिकल भी पढ़ रही हैं, इंटरनेशनल लिटरेचर को भी आपने बहुत लगातार अध्ययन किया। तो इन दोनों के बीच में आपकी रचना प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है? जहाँ तक मैं समझती हूँ, रचना प्रक्रिया कोई प्रभावित नहीं होती, बल्कि और परिष्कृत होती है। जितना आप पढ़ते हैं उतना आप अंदर से समृद्ध होते हैं। और मैं धीरे धीरे जितना पढ़ रही हूँ ना, उतना ही अपने आप अपना लेखन और बल्कि कम करती जा रही हूँ। मैं बहुत सोच समझ के लेखन कर रही हूँ पहले, बल्कि जब शुरुआत होती है आपके लेखन की, तब आप के अंदर जितने भी उद्गार होते हैं ना, आप जल्दी जल्दी उनको प्रस्तुत करते रहते हैं। लेकिन अब जो है, जितना मैं पढ़ती जा रही हूँ उतना ही अपने आप को, और मतलब मैं खुद को रोक नहीं रही, लेकिन वो स्वयं रुक रहा है लेखन। वो कहता है कि नहीं, अभी रुक के लिखेंगे, अभी और रुकना है, अभी और पढ़ना है। मतलब ये मेरी एक यात्रा चल रही है। इसी सवाल में एक सवाल और जोड़ती हूँ, फिर आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है? ये तो पाठ प्रक्रिया के दौरान के अपने आप को वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है? क्या आप अपने साथी मित्रों को बताना चाहेंगे? क्योंकि समकालीन में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन आपका विषय बिल्कुल अलग है। जब मैं लिखती हूँ ना, मैं लिखती हूँ, तब मैं अपने पाठक से बिल्कुल अलग हो जाती हूँ। तब मैं टोटली एक, जैसे कहते हैं ना, एक लेखक है और वो उसके पास जो उसका सब्जेक्ट है वो उसमें डूब जाता है। उसके बाद उसे नहीं पता कि वो सब्जेक्ट उसको कहाँ लेके जाएगा। मैं ज्यादातर मेरी कहानियों में, आप ये विश्वास नहीं करेंगी, मुझे खुद नहीं पता होता कि उसका अंत क्या होगा। कहानियां, उसके पात्र मुझे अपने आप उंगली पकड़ के लेके जाते हैं। आज तक कोई भी कहानी ऐसी नहीं है मेरे पास जो मैंने सोच के कि इसका अंत मुझे ये देना है, ऐसे लिखी हो। आपकी कहानी की दो कहानियों को लेकर के मैं ज्यादा वो पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल अलग तरह की। एक तो अधूरे खतों की मुकम्मल दास्तां, दूसरी कहानी है किस्तें चुका रहा हूँ। इसमें एक लाइन मैं यहाँ कोट कर देती हूँ, भोर
के वासंती राग के साथ ही धरा पर हलचल आरंभ हो जाती है। हर नया दिन नई उम्मीद और नई चुनौतियों के दस्तखत के बाद प्रत्येक घर पर दस्तक देती है, किंतु इस घर की कहानी कुछ अलहदा है। यहाँ एक रास्ता ने अपना व्यापक साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। न नए दिन के साथ कोई नई उमंग, न दिन बीतने के साथ कोई अफसोस। एक ये अंश। दूसरा, दूसरी कहानी अधूरे शुरुआत में। दूसरी कहानी अधूरे खतों की मुकम्मल दास्तां। हेलो अतीत, हाय वर्तमान, कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छे ही होंगे। हमारी श्वास भरते हुए वर्तमान ने कहा, तुम्हारे पास स्मृति है ना? जिनके करीब स्मृति होती है अच्छे ही होते हैं, जी लेते हैं, पुनः पुनः सांस भर लेते हैं। ये दोनों कहानियां गहरे प्रतीक की कहानी है। इन कहानियों को लिखने के पीछे क्या कारण रहे और इसे आपने कैसे वर्जा, किस तरह से लिखा? देखिए, किस्तें चुका रहा हूँ, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि ये मैं अनमैरिड थी। उस टाइम पर मेरे फादर ने अपने सेक्रेटरी की बेटी के बारे में बताया था कि उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था। वो उस कहानी ने आज ये रूप लिया कि वो बेटी उसने अगले दिन ही अपने हस्बैंड को के लात मार के कहती है कि तू चाय बनाएगा, मेरे बाप ने सारा सामान दिया है, जो तुमने मांगा था वो सब कुछ तुम्हें दिया है। तो वो जो एक टुकड़ा है, कुछ पंक्तियां हैं, उसने आज ये कहानी का रूप लिया इतने समय बाद। लेकिन खामोश लबों की जो दास्तां है वो कहानी बिल्कुल अलग, कोई किरदार नहीं है। कोई किरदार नहीं है, ना किरदारों की कोई आवाज आई है और आवश्यकता भी नहीं है। और वो कहानी फिर भी वो किरदार है। वो कहानी अपने आप में बहुत बड़ा रेंज लेकर चल रही है। वो इतना साधारण तरीके, तो क्या आपने दर्शन की तरह इसको लिखा या एक किसी ऐसे पक्ष ने आपको अंदर से छुआ कि नहीं ये मुझे लिखना ही है? क्या वजह है इसको लिखने? देखिए, दर्शन तो मेरा विषय रहा ही है, आप जानती भी हैं, और लेकिन इस कहानी का ये एक तरीके से समझिए कि जो एक तो प्रेम, एक इसमें प्रेम का है स्वरूप, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और ये प्रत्येक स्त्री के जीवन का भी दर्शन इसमें समाहित है। स्त्री और पुरुष का संबंध कैसा होना चाहिए, वो अतीत में क्या है, वर्तमान में क्या है, भविष्य क्या हो सकता है। तो ये स्त्री पुरुष का संबंध भी है, ये प्रेम भी है, और ये एक दर्शन के रूप में भी है। बहुत बेहतरीन कहानियों का यह संग्रह है। लास्ट में मैं एक और प्रश्न करना चाहूंगी इस कहानी संग्रह के थोड़े से अलग में। आपने उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास और कहानी को लेकर अक्सर कई तरह के भ्रमात्मक स्थितियां भी पैदा होती हैं। कई लोग होते हैं कि अपनी लंबी कहानी को खींचकर उपन्यास कर देते हैं। मैं उदाहरण देना नहीं चाहूंगी। आपकी कुछ कहानियां उस रेंज की है। मेरा सवाल ये है, तो आपके दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसे कहानी में समेटने की बजाय उपन्यास का विस्तार क्यों न करूं? देखिए, रेंज कुछ भी हो, जब उस कहानी ने कह दिया कि मैंने यहीं रुकना है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, तो मैं उसको ले जाने वाली कौन होती हूँ? किरदार नहीं ले किरदार कहते हैं कि मैंने यहीं पे रुकना है। और जहाँ तक है उपन्यास की बात, तो उपन्यास अपनी यात्रा तय करते हैं। आपके शीर्षक पे बात कर लेते हैं। कहानी शीर्षक बहुत प्रतीकात्मक है, रुद्राक्ष नीला और समंदर काला। बहुत विरोधाभासी शीर्षक है। इस शीर्षक के रखने के पीछे आपका लॉजिक क्या था? देखिए, ये जो कहानी, ये पहली बात तो ये एक मेरी कहानी का शीर्षक है, इसीलिए इस पर बात करना। और कहानी वो है ही धर्म और राजनीति का गठजोड़ है। अब आज का जो समय है उसमें आप देख रहे हैं कि धर्म, राजनीति और धर्म एक हो गए हैं। आप उनको अलग नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति ने एक तरह से धर्म को अपने चंगुल में फंसा लिया, और
उसको मैंने यहाँ पर दिया है कि आज के समय में जो धर्म है रुद्राक्ष नीला है। रुद्राक्ष का स्वरूप, जो रुद्राक्ष कहने का दिया कि धर्म का स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया है। और समंदर काला राजनीति का समंदर क्या है, आप देख लो उसका स्वरूप कितना मटमैला हो चुका है कि आप उसमें से कैसे अपने मन का रास्ता पा सकते हैं, जनता कहाँ पर है और राजनीति किस स्तर पे जा रही है, उसको समझने की आज की जरूरत है। और खास तौर से जनता को ही समझने की जरूरत है। राजनीतिज्ञ तो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति अपने पथ पर चलेगी ही, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। और उसको मैंने इसमें कहानी में उसको भी दर्शाया है कि जनता अपना जीवन जीती है, राजनीति अपना जीवन चलाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सत्ताएं सांस लेती हैं, विवेक छीन लेती हैं। बिल्कुल। तो सत्ताएं आपको विवेकवान बनने का अवसर नहीं देती हैं, आपको तय करना है कि आपको कौन सा निर्णय कब लेना है। लेखक इतना ही कर सकता है कि वो आपको दिखा सकता है कि रास्ता कौन सा है, बाकी आपकी इच्छा है जो चलना है। इसमें एक जगह एक लाइन है, मैं उसको कोट करना चाहती हूँ। मैडम, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम तो आम इंसान हैं जी, न किसी से लड़ाई झगड़ा न दुश्मनी। 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में ही दिन निकल जाते हैं, फिर किसे दोष दें। वो किसी को दोष नहीं देते हैं। दरअसल आम पब्लिक किसी को दोष देना नहीं जानती है और हमें ही समझना होगा कि हम आम इंसान हैं तो खास कैसे हो सकते हैं। सत्ताएं आपको सांस लेने का वक्त नहीं देती हैं। वंदना गुप्ता जी ने अपने कहानी के सफर में एक नया पक्ष जोड़ा है और उस पक्ष में है इनके विषय का चयन, भाषा का सधा होना, कसा होना, बल्कि हम सधा की जगह कसा हुआ कहें तो ज्यादा बेहतर है। उसके अतिरिक्त शिल्प जो कहानियों में अक्सर मांग की जाती है या अक्सर छूट जाती हैं कि कहानियों में पठनीयता नहीं होती है। नामवर सिंह और नागेंद्र जी ने इसी बात को कहा था कि कहानी कितने बड़े व्यक्ति ने लिखा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वह पढ़वा लेती है कि नहीं। आपका संग्रह पढ़वा ले गई और मैंने इसे 2 दिन में पढ़ करके खत्म किया और बहुत अच्छा लगा। विविधताएं बहुत हैं, तो आप इस संग्रह के साथ वंदना जी से संवाद कर सकते हैं कि यह कहानी आपको कितना ज्यादा समृद्ध कर सकती है। बहुत सारे आपके दिमाग के जो जाले हैं, खास करके बाल मनोविज्ञान को लेकर के, वो साफ होंगे कि बच्चों के प्रति हमें कितना संवेदनशील होना है और किस हद तक संवेदनशील रहना चाहिए। वंदना जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यह विश्व पुस्तक मेला बनिका पब्लिकेशन के माध्यम से आप सब तक भी पहुंच रहा है और दूरम देश बैठे हुए साथियों को भी इस संग्रह के साथ रुद्राक्ष नीला और समंदर काला के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत शुक्रिया। नमस्कार सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बनिका पब्लिकेशन का बहुत बहुत